So what makes Oppenheimer परफेक्ट? क्या वो मूवी में होने वाले हद से ज्यादा रियलिस्टिक स्पेशल और विजुअल इफेक्ट्स हैं? क्या वो साइंस के मेरिट्स हैं या फिर इतनी बड़ी स्टार कास्ट की अमेजिंग एक्टिंग जो कि ओपेनहाइमर को परफेक्ट बनाती है? तो अगर मैं सच बताऊं तो इनमें से कुछ भी इसकी परफेक्शन का मेन रीजन है ही नहीं। इसके रीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन स्टाइल को समझना पड़ेगा। नोलन के द्वारा बनाई गई कोई भी सिनेमा एक ऐसा आर्ट है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा एब्सर्ड और अननेचुरल चीज पे भी हमको साइंटिफिकली भरोसा दिलाने में सक्षम होती है। या मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं मार रहा, इसको अगर इंसेप्शन के एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करें तो इस मूवी में सपना है, सपने के अंदर और सपने हैं और उन सपनों के अंदर चोरी। दुनिया की सबसे अमूल्य चीज वो सोना नहीं, वो हीरा नहीं, वो है आइडियाज। मूवी में दिखाए गए इतने बड़े बड़े सेट डिजाइन, वो हांस जिमर का म्यूजिक, ऐसा विजुअल मास्टरपीस जिसमें हम खो से जाते हैं। पर हम इस चीज को भूल नहीं सकते कि ये तो सिर्फ एक जरिया है, ये वो माध्यम है जिसके द्वारा मूवी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन साइकोलॉजी को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। इंसेप्शन हमें सिखाता है कि हर चीज दिमाग की उपज है। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। भौतिक संसार में किसी भी चीज का मानसिक रूप से निर्मित हुए बिना अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। हर चीज को हमें अपनी वास्तविकता में देखना होगा। अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए डायरेक्टर इस हद तक क्रिएटिव हो सकता है जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सोच भी नहीं सकता। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन। पर ये मूवी कोई साइंस फिक्शन ट्रीट तो है नहीं, इट्स अ बायोपिक एलैबोरेटेड वे में एक हिस्ट्री लेसन। पर हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है ना कि हिस्ट्री लेसन बोरिंग होते हैं। पर मेरा यकीन मानो, दिस हिस्ट्री इज द थिंग व्हिच मेक्स ओपेनहाइमर जस्ट परफेक्ट। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी आंख पहली बार न्यूयॉर्क में खोलते हैं। He belongs to a high class Jewish family। वो इतने बड़े जीनियस थे कि उन्होंने 3 और 4 स्टैंडर्ड अपने 1 साल में ही खत्म कर दिया। 3 साल का कोर्स 2 साल में ही खत्म कर दिया। 12 साल की उम्र में 1916 में न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चरार बने। 1922 में हार्वर्ड ग्रेजुएट हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1932 में अपनी थियोरेटिकल फिजिक्स की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उन्होंने रदरफोर्ड और जे थॉमसन जैसे जीनियस के साथ काम किया। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वांटम फिजिक्स से उनको इतना ज्यादा प्यार था कि 1935 में उन्होंने अपना खुद का प्रिंसिपल ओपेनहाइमर फिलिप प्रोसेस को जन्म दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्हें 6 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एंशिएंट संस्कृत में मास्टरी हासिल थी। पर जैसा कि तुम्हें भी पता है कि हर चीज एक प्राइस के साथ आती है। सो ही वाज अ वेरी सेंसिटिव बॉय इन स्कूल। हर छोटी बात उन पर एक गहरा इम्पैक्ट डालती थी। उन्हें स्कूल में बहुत गंदे तरीके से बुली भी किया गया। उन्हें यंग एज में डिमेंशिया पैराकॉक्स नामक मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया। वो इससे इतने ज्यादा वायलेंट हो जाते थे कि उन्होंने खुद के बेस्ट फ्रेंड को भी जान से मारने की कोशिश कर दी। और ये तो उनके ट्रॉमास की अभी शुरुआत भी नहीं है। इससे हम मूवी के फर्स्ट नैरेटिव को नोट कर सकते हैं। हाँ, साथ में नोट करते चलो। हमने लूजर्स के ट्रॉमा तो बहुत देखे हैं, चाहे वो फाइट क्लब हो या अमेरिकन साइको। पर हम आज एक जीनियस के ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। You can see it. The scenery for a doomsday. मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस इंसिडेंट ने ओपेनहाइमर के पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली क्राउस ने रॉबर्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया था। नाजी आर्मी एटॉमिक वेपन पर काम कर रही थी और विध्वंस का यह हथियार अगर उनके हाथ लग जाता तो I don't know if we can be trusted with such a weapon, but we have no choice. ओपेनहाइमर का एटॉमिक बॉम्ब को बनाने का तरीका न्यूक्लियर फिजन के मॉडल पे वर्क करता था। जब हम न्यूट्रॉन को यूरेनियम की सबसे ज्यादा भारी आइसोटॉप यूरेनियम 235 से बॉम्बार्ड कराएंगे तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी के साथ साथ वह यूरेनियम 236 में टूटेगा और फर्दर वो क्रिप्टॉन और बैरियम में ब्रेक होकर गामा रेज और एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन को भी रिलीज करेगा, जिससे एक फर्दर चेन रिएक्शन की शुरुआत होगी, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि 11 किलोमीटर ऊंचा ब्लास्ट हमको देखने को मिलेगा। मुंबई जैसी 6 से 7 सिटीज उस एक बॉम्ब से धूल में मिल जाएगी। ऐसा लगेगा मानो सूरज धरती पर आ गिरा है। रॉबर्ट को पता था कि दुनिया वो नहीं रहेगी जो वो पहले थी। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ रोएंगे और ज्यादातर लोग 3, 2, 1. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.
हमारे नैरेटिव का थर्ड पॉइंट, उनकी प्रोफेशनल लाइफ। उनके कुछ दोस्त थे तो कुछ लोग ऐसे जो उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं करते थे। लुइस स्ट्राउस, जिन्होंने रॉबर्ट पे नाजी जासूस होने का आरोप लगाया, जिस देश के लिए रॉबर्ट को काल बनना पड़ा। दैट्स व्हाट ही गेट फॉर रिजल्ट। जीन टेटलॉक, उनकी फर्स्ट वाइफ, जो कि एक बहुत उलझी हुई महिला थी, जिनके ख्याल काफी ज्यादा लेफ्टिस्ट थे। जैकी ओपनहाइमर, रॉबर्ट के भाई फ्रैंक की बीवी, जो कि कम्युनिस्ट थी। इन जैसे लोगों के साथ रॉबर्ट अपने लाइफ को शेयर कर रहे थे और इस कारण से उन पर शक किया गया कि वो एक नाजी जासूस है। हमारा फोर्थ नैरेटिव पॉइंट, उनकी सेकंड वाइफ किटी ओपनहाइमर और उनकी फर्स्ट वाइफ जीन टेटलॉक के बीच में वो मैरिटल टेंशन भी मौजूद था, क्योंकि ओपनहाइमर अपनी पहली बीवी से मिल रहे थे जबकि उनकी दूसरी शादी हो चुकी थी। वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही ट्रॉमा से डील कर रहे थे। नोलन की पुरानी मूवीज में हमने फिक्शनल कैरेक्टर्स देखे और जब वो इतने ब्रिलियंटली रिटन है तो सोचो जब वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर लिखेंगे तो वो क्या होगा। तो मैं तुमसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट मेक्स ओपनहाइमर परफेक्ट? इसका बेस्ट आंसर यही होगा, इसकी बड़ी कास्ट और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ साथ इसके इमोशंस और हिस्ट्री वो हिस्सा बन जाते हैं जो हमें सिर्फ विजुअली या फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी एक परफेक्शन प्रोवाइड करेंगे।